में देंगे तो पूरा पूरा जो ड्रग है 100% एब्सॉर्प्शन हो जाते हैं। ओरल में है तो हम बता ही नहीं सकते फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद कितने एब्सॉर्ब होंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेंगे, इसमें डाउट्स है। फिर प्रेजेंस ऑफ फूड, अगर फूड के साथ डाइल्यूट्स द ड्रग एंड रिटार्ड्स द अब्सॉर्प्शन, अगर फूड है हमारे स्टमक में तो उसके वजह से वो ड्रग जो है डाइल्यूट हो जाएंगे एंड एब्सॉर्प्शन उतने अच्छे से नहीं होंगे। एंड ऑल्सो फूड है तो गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग जो है डिले हो जाते हैं एंड उसके वजह से इंटेस्टाइन से जो ड्रग एब्सॉर्प्शन होना चाहिए वो जल्दी नहीं हो पाएंगे। एंड ऑल्सो कभी कभी कैसे है फूड फूड के साथ ये कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं एंड फिर उसका एब्सॉर्प्शन जो है नहीं होता। आपने शायद सुना होगा कि टेट्रासाइक्लिन जो है उसके साथ दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसके उसमें दूध में जो कैल्शियम है उसके साथ वो कंबाइन होके फिर उसका एब्सॉर्प्शन नहीं होता है। तो सबसे अच्छा जो है खाली पेट में दवाई देना। अगर वो दवाई कोई इरिटेशन या गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं उत्पन्न करते हैं, नहीं उससे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है, तो खाली पेट में दवाई देना दैट इज दैट इज वेरी गुड। आपने यूजुअली जो काढ़ा जो होते हैं वो हम सुबह खाली पेट में पीने के लिए या फूड के 2 घंटे पहले पीने, 2 घंटे पहले या बाद में पीने के लिए बोलते हैं क्योंकि खाली पेट में जो है अब्सॉर्प्शन की चांसेस जो है वो ज्यादा है। तो solubility ऑफ द मॉलिक्यूल्स, concentration ऑफ द ड्रग, एरिया ऑफ अब्सॉर्बिंग सरफेस, vascularity, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ फूड, ये सभी जो है अब्सॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट जो एक पॉइंट आपके जो सिलेबस में दिया गया है, स्पेशली मेंशन किया है इसलिए मैंने ये स्पेशली लिखा है, दैट इज बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या है? बायो अवेलेबिलिटी यानी कि किसी ने हैंड रेस किया है। मैडम अभी क्वेश्चंस लेना है कि लास्ट में? लास्ट में लेंगे मैडम क्वेश्चन। ओके, तो लास्ट में आप पूछ सकते हो। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या है? तो अभी आपने सोचो 500 mg का एक टैबलेट लिया, तो ये पूरा का पूरा जो है ब्लड में पहुंचेंगे कि नहीं? तो पूरा का पूरा जो है ब्लड में नहीं पहुंचता है, वो हमने ऑलरेडी देखा। हाँ, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के सब वजह से वो पूरा ड्रग जो है ब्लड में या सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंचता। कितना फ्रैक्शन, जो 500 mg हमने लिया उसमें से कितना फ्रैक्शन ब्लड में पहुंचते हैं, दिस इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। यानी कि एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन करने के लिए, कोई रिसेप्टर में जाके बाइंड करने के लिए या आयन चैनल के लिए खोलने के लिए कितना फ्रैक्शन ऑफ ड्रग्स अवेलेबल है, इसे हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। बायो अवेलेबिलिटी इज द मेजर ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। यानी कि हमने जो ड्रग एडमिनिस्टर किया उसमें से कितना पोर्शन, कितना फ्रैक्शन सिस्टमिक सर्कुलेशन में अनचेंज्ड फॉर्म में जैसे हमने एडमिनिस्टर किया वैसे पहुंच रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी अभी आपको समझ में आया होगा कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही ड्रग है जो काम करते हैं, मीन्स इस फार्माकोलॉजिकल एक्शन लाते हैं, वो ये ड्रग है। तो बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होना इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आया होगा। तो बायोअवेलेबिलिटी ऑफ इंजेक्टेड ड्रग्स इज 100%, क्योंकि हम डायरेक्टली वो ब्लड में दे रहे हैं, इसकी वजह से वो बायोअवेलेबिलिटी उसका 100% है। बायोअवेलेबिलिटी लोअर इन ओरल इंजेक्शन, ओरली हम ड्रग्स लेने के बाद बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाते हैं क्योंकि ड्रग में भी इनकम्प्लीटली अब्सॉर्ब्ड, अब्सॉर्प्शन उसका अच्छे से नहीं हुआ होगा, या फिर द अब्सॉर्ब्ड ड्रग में अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन द इंटेस्टाइनल वॉल और लिवर, और इट मे बी एक्सक्रीटेड इन द बाइल। हमने देखा हेपेटोपोर्टल सर्कुलेशन से वो सीधा लीवर में जाते हैं, तो वहां पे उसका मेटाबॉलिज्म हो सकते हैं या उसको बाइल में एक्सक्रीट किया जा सकता है। तो उसके वजह से हमने ओरली जितना ड्रग लिया है उतना पूरा का पूरा ब्लड में नहीं पहुंचते हैं एंड उसके वजह से बायो अवेलेबिलिटी और द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन इज लोअर इन ओरल इंजेक्शन। तो ओरल इंजेक्शन में ये दो कारण की वजह से बायो अवेलेबिलिटी जो है वो कम है। फिर ओरल ड्रग्स, हाँ, बायो अवेलेबिलिटी में
पॉइंट जो है दैट इज बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट ड्रग, ऐसे एक कंसेप्ट भी है। यानी कि आपने 500 mg का दो पैरासिटामोल दो कंपनी का लिया, दोनों से आपके प्लाज्मा लेवल में कितना पैरासिटामोल आएंगे, उसमें अगर वो सेम है तो वो उसे हम बायो इक्विवेलेंट कहेंगे। यानी कि 500 mg का पैरासिटामोल एक कंपनी का दिया, दूसरे कंपनी का लिया, दोनों से आपके प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैरासिटामोल सेम ही आया तो उसे हम बायो इक्विवेलेंट कहेंगे। नहीं, वो एक से कुछ ज्यादा प्लाज्मा कंसंट्रेशन हुआ एंड दूसरे कंपनी वाले ड्रग से पैरासिटामोल थोड़ा कम आया आपके प्लाज्मा में, तो उसे हम बायोलॉजिकली इनइक्विवेलेंट कहेंगे। तो ओरल ड्रग्स फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स और डिफरेंट बैच, मैन्युफैक्चरर का भी हो सकता है एंड डिफरेंट बैच, सेम कंपनी के डिफरेंट ब्रांच में बैचेस में भी may have सेम अमाउंट ऑफ द ड्रग, केमिकली वो इक्विवेलेंट है, दोनों 500 mg का है, मगर ब्लड लेवल सेम नहीं आ रहा है, तो इसे हम बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट एंड इनइक्विवेलेंट कहेंगे। अगर सेम है तो इक्विवेलेंट कहेंगे एंड नहीं सेम नहीं है तो बायोलॉजिकली इनइक्विवेलेंट कहेंगे। एक्चुअली ये प्रॉब्लम होते हैं हम जब टैबलेट्स बनाते हैं, उसके साथ हम डाइल्यूएंट्स, बहुत सारे बाइंडिंग एजेंट्स ये सब ऐड करते हैं, उसके वजह से ये जो डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन जो है बहुत अच्छे वजह से सेम अमाउंट ऑफ ड्रग जो है जो हमने एक्सपेक्ट किया उतना ड्रग ब्लड में नहीं पहुंचते हैं, उसकी वजह से ये इनइक्वालिटी आते हैं। ड्रग ज्यादा फाइन पाउडर करने से उसका डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन जो है वो अच्छा हो जाता है एंड वो ज्यादा बायो अवेलेबल भी बन जाते हैं, तो इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग में एंड बैच में भी बायोलॉजिकल इनइक्विवेलेंस आ सकती है। ओके, तो ये जो है हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया अब्सॉर्प्शन। तो एडीएमई जो है एब्सॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन, उसमें फर्स्ट पॉइंट एब्सॉर्प्शन हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो ड्रग हमने जो लिया वो अभी सिस्टमिक सर्कुलेशन ब्लड में पहुंच गए, अभी हमें देखना है कि ये कैसे हमारे बॉडी में फैलेंगे। तो डिस्पर्समेंट ऑफ एन अनमेटाबोलाइज्ड ड्रग as it moves through the body's डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम यूजुअली सोचेंगे हाँ ब्लड में पहुंच गए, अभी सभी जगह एक जैसे वो पहुंच जाएंगे, ऐसे हम सोच सकते हैं, मगर आवर बॉडी डजंट एक्ट एज ए होमोजेनस कंपार्टमेंट। एक होमोजेनस एकदम इक्वल कंपार्टमेंट जैसे हमारी बॉडी बिहेव नहीं करते हैं, एंड उसके वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ड्रग्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल रहते हैं हमेशा। तो ये फैक्टर्स जो अफेक्टिंग ड्रग डिलीवरी आर और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन आर ब्लड फ्लो। अगर एक ऑर्गेन जो है उसका ब्लड फ्लो कम ज्यादा है तो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन भी कम ज्यादा हो सकती है। फिर दूसरा जो है कैपिलरी परमेबिलिटी, वो ऑर्गेन को सप्लाई करने वाले जो ब्लड वेसल्स कैपिलरी जो है, अगर उसकी परमेबिलिटी परमेबिलिटी यानी कि अलाउइंग द अलाउइंग द मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट, कैपिलरी उसको पास करने के लिए अलाउ करते हैं कि नहीं, उसके हिसाब से भी ये चेंज हो जाते हैं। बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे ही ये ड्रग मॉलिक्यूल हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं, आप जानते हो ड्रग ब्लड में बहुत सारे प्रोटीन्स रहते हैं, एल्बुमिन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये सभी, तो उससे वो बाइंड हो जाते हैं। अगर बाइंड हो गया तो फिर वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए अनअवेलेबल रहेंगे। तो उसके वजह से बाइंडिंग ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन के वजह से भी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं रहते, वो यूजुअली कैसे वैस्कुलर कंपाउंड या वेसल्स में ही रह जाते हैं। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। तो द मेन थ्री रीजंस, थ्री चीजें जो डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं, दैट इज ब्लड फ्लो टू द टारगेट ऑर्गन, कैपिलरी परमेबिलिटी, बाइंडिंग ऑफ द ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड टू टिश्यू प्रोटीन। टिश्यू प्रोटीन यानी कि जो टारगेट ऑर्गन है वहां के टिश्यू से वो बाइंड हो गए तो वहां पे कॉन्सेंट्रेट होने की चांसेस है। तो ब्लड फ्लो, जैसे कि आप सोच सकते हो, अगर ज्यादा ब्लड फ्लो है तो वहां पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जो किडनी, लिवर, हार्ट जैसे ज्यादा ब्लड फ्लो होने वाले ड्रग जो ऑर्गन्स है वहां पे ज्यादा ड्रग नेचुरली पहुंच जाते हैं, एंड एडिपोज टिश्यू जैसे जो है ब्लड सप्लाई कम वाले एरिया में कम पहुंचते हैं।
फिर नेक्स्ट जो है कैपिलरी परमेबिलिटी। कैपिलरी परमेबिलिटी इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। कैपिलरी परमेबिलिटी यानी कि सभी ऑर्गेन को जो ब्लड पहुंचाते हैं, छोटे छोटे कैपिलरी से वो ऑर्गेन को ब्लड मिलते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो ब्रेन के कैपिलरी में देखेंगे तो एक ब्रेन के लिए एक प्रोटेक्शन के लिए एक एक्स्ट्रा टाइट जंक्शंस दिया है। अगर लिवर का कैपिलरी आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे स्लिप जंक्शंस है, इसके बीच से मॉलिक्यूल्स ड्रग मॉलिक्यूल्स इजिली बाहर निकल सकते हैं। मगर ब्रेन में आप देखेंगे तो टाइट जंक्शंस हैं एंड उसके ऊपर से एक न्यूरल ग्लायल सेल्स के भी एक प्रोटेक्शन है। एंड दिस यू हैव स्टडीड इन फर्स्ट ईयर। इसे ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। ब्लड ब्रेन वजह से ये जो अंदर कैपिलरी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ये टाइट जंक्शन से वो मॉलिक्यूल्स बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तो the capillary endothelial cells in brain have tight junctions and lack large intercellular pores, and उसके वजह से सभी जो ड्रग्स है ब्रेन में एंट्री, या ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से सभी जो ड्रग्स है ब्रेन में एंट्री नहीं कर पाएंगे। अभी सोचो ये जो मेम्ब्रेन्स है ये लिपिड से बना है, तो कौन सा ड्रग इसमें एंटर कर सकते हैं? जो लिपिड सोल्युबल है वो ब्रेन में एंटर कर सकते हैं, मगर जो वाटर सोल्युबल है वो ब्रेन में इतने जल्दी एंटर नहीं हो सकते हैं। एंड यही कारण है, आप अगर देखेंगे सभी आयुर्वेदिक दवाई जो मेथी द्रव्य जो है आचार्य ने घी में देने के लिए, सुवर्ण प्राशन भी आप देखेंगे तो सुवर्ण भस्म और घी बचाती घृत या फिर ब्राह्मी घृत में मिला के देने के लिए कहा है, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल जो मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेन में एंटर करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो कैपिलरी परमेबिलिटी जहां पे ज्यादा है वहां पे ज्यादा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एंड जहां पे कम कैपिलरी परमेबिलिटी है वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। एंड प्लासेंटल मेम्ब्रेन्स देखेंगे मदर टू फीटल ब्लड सप्लाई में अगर आप देखेंगे तो प्लासेंटल मेम्ब्रेन्स भी लिपोइडल है, इसलिए लिपोफिलिक ड्रग्स जो है अंदर जाएंगे एंड हाइड्रोफिलिक वाटर सोल्युबल ड्रग्स जो है वो उतना जल्दी नहीं जाएंगे। फिर तीसरा जो चीज जो डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं दैट इज बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन। जैसे ही ड्रग एब्सॉर्ब हुआ वो ब्लड में पहुंचे, ये जो ड्रग है इसमें से एक पोर्शन जो है प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग वो बाइंड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ऐसे प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं। एंड एक पोर्शन जो है फ्री फ्री रहते हैं, एंड देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन दिस बाउंड ड्रग एंड द फ्री ड्रग। इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि बाइंड एक बार हो गया, फ्री ड्रग का जो कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में कम हो जाएंगे तो बाइंड वाले जो ड्रग्स है वो फ्री उस प्लाज्मा प्रोटीन से ब्रेकअप करके वो फ्री पोर्शन में आ जाएंगे, फिर वो टिश्यू में आके जाके एक्शन कर सकते हैं। टिश्यू में भी सेम टिश्यू प्रोटीन से वो बाइंड हो सकते हैं, वहां पे एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ये बाइंडिंग की वजह से बहुत सारे ड्रग जो है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी आ जाते हैं। तो ये बाइंडिंग जो है रिवर्सिबल प्रोसेस है एंड द बाउंड फ्रैक्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्शन। अगर एक ड्रग बहुत ही ज्यादा एफिनिटी दिखाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन से तो वो एंड बाउंड हो जाते हैं, 95% बाउंड ऐसे कुछ हो जाते हैं, तो वो अवेलेबल नहीं रहते हैं। हाइयर डोसेस देना पड़ता है तो ही एक्शन के लिए अवेलेबल रहते हैं। एंड हाई डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग जनरली मेक्स द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग भी हो जाते हैं, क्योंकि ये बाउंड जो है जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाते हैं फ्री में वो बदल जाते हैं एंड एक्शन करने के लिए वो अवेलेबल हो जाते हैं। एंड जैसे जैसे ज्यादा ड्रग अगर बाउंड रहेंगे तो बहुत देर तक ये ड्रग हमें एक्शन करने के लिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन करने के लिए अवेलेबल मिलेंगे। सो हाई डिग्री ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग मेक्स द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग। तो ये था ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, एब्सॉर्प्शन, ब्लड में सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग्स पहुंच गए, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा सभी जो बॉडी के कंपार्टमेंट्स हैं उसमें इक्वली नहीं पहुंच रहे हैं, जहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा है या कैपिलरी परमेबिलिटी उतना अच्छा है वहां पे ही
ड्रग अच्छे से पहुंच रहे हैं। एंड तीसरा जो फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल है, दैट इज ड्रग मेटाबॉलिज्म। अभी ये ड्रग कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, हाउ द बॉडी ब्रेक्स इट डाउन, दिस इज दिस कम्स अंडर मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो है, इसका दूसरा नाम जो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, डिटॉक्सिफिकेशन भी इसे कहते हैं। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? हम तो एक ड्रग खाते हैं, हम ऐसे सोचते हैं हमारा बुखार निकल जाएंगे, या फिर हम बहुत ही अच्छे एक चीज कर रहे हैं, वो हिसाब से हम ड्रग लेते हैं। मगर हमारी बॉडी कैसे इसको देखते हैं? हमारे बॉडी, दिस इज सम फॉरेन पार्टिकल विच इज टॉक्सिक टू द बॉडी, इसे हम मुझे जल्द से जल्द बाहर निकालना है। ये पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडी वो ड्रग को देखते हैं या मॉलिक्यूल को देखते हैं। एंड व्हाट बॉडी ड्रग डज इज दैट, टू मेक द ड्रग इजली एक्सक्रीटेबल, उसे एक्सक्रीट करने के लिए उसे हाइड्रोफिलिक बना देते हैं, यानी कि वाटर सोलेबल बना देते हैं। एक बार वो वाटर सोलेबल बनेंगे तो क्या होगा, किडनी में जाएंगे, वाटर सोलेबल सब जो है यूरिन के साथ, वाटर के साथ वो निकल जाएंगे। तो उसके वजह से बायो ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली हमारे बॉडी या लिवर, लिवर जो मेजर साइट है मेटाबॉलिज्म का, वो केमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग्स करते हैं एंड रेंडर्स non-polar lipid soluble drugs into lipid insoluble drugs or polar drugs, so that it can be excreted out of the body. तो नॉन सोलबल पोलर ड्रग्स जो लिपिड सोलबल है, वो इतना जल्दी एक्सक्रीट नहीं होता है, उसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म करके उसे वाटर सोलबल बना लेते हैं, ताकि वो एक्सक्रीट कर सकते हैं और वो बॉडी ड्रग लीव्स द बॉडी। एक्चुअली ये बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। सभी जो ड्रग्स आपने फर्स्ट क्लास मेटाबॉलिज्म में देखा, सभी हमारे इंटेस्टाइन्स में से जो भी अब्सॉर्ब हो जाते हैं डायरेक्टली लिवर में जाते हैं। हम कुछ भी खाए पिए, लिवर उसको स्क्रूटनाइज करते हैं कि वो टॉक्सिक है कि नहीं, टॉक्सिक है तो उसे डिटॉक्सिफाई करने की एक कोशिश करते हैं। तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ताकि कोई भी टॉक्सिक जो चीजें हैं हमारे बॉडी से निकल जाए। मगर यहाँ पे ड्रग में क्या हो रहा है, हाँ, जो ड्रग फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए हमने दिया, उसको भी ये वाटर सॉल्युबल बना रहे हैं एंड उसको एक्सक्रीट कर रहे हैं। तो द प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म ऑफ लिवर, मेटाबॉलिज्म इज लिवर, एंड अदर साइट्स आर किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड प्लाज्मा। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमने कहा कि ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो पोलर बन जाते हैं, यानी वाटर इनसॉल्युबल जो मॉलिक्यूल है वो वाटर सोल्युबल बन जाते हैं। इसके वजह से कुछ ड्रग्स जो है इनएक्टिव हो जाते हैं। सभी ड्रग्स इनएक्टिव हो जाएंगे ऐसे नहीं है, कुछ ड्रग्स जैसे पैरासिटामोल है, इबुप्रोफेन जो है, ये सभी जो है इनएक्टिव हो जाते हैं। मगर कुछ कुछ ड्रग्स जो है उससे एक एक्टिव मेटाबोलाइट, एक एक्टिव ड्रग हमने दिया, उससे एक दूसरा एक एक्टिव मोलेक्यूल मेटाबोलाइट निकल सकते हैं। जैसे कि कोडीन, कोडीन कफ, कफ के लिए देने वाले, कफ सिरप्स में यूजुअली कोडीन रहते हैं। एक ओपियम, ओपियम से निकालने वाले एक अल्कलॉइड है कोडीन। इसके बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मॉर्फिन बन जाते हैं। वो अगेन आप जानते हो, मॉर्फिन से पोटेंट पेन किलर, ऐसे एक एक्टिव मेटाबोलाइट भी बन सकते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। एंड कभी कभी कैसे है, इनएक्टिव मॉलिक्यूल होगा, वो लिवर में जाके मेटाबोलाइज होने के बाद वो एक्टिव मॉलिक्यूल डोपामिन भी बन सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म से ऐसे भी हो सकता है कि एक इनएक्टिव मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिव बन सकते हैं एंड काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिवोडोपा, आपने सुना होगा, पार्किंसोनिज्म में कभी कच्छू में लिवोड एल डोपा होते हैं, वो वैसे तो काम नहीं करते हैं, वो इनएक्टिव है, वो बॉडी के अंदर जाके डोपामिन बनते हैं एंड उसके बाद वो पार्किंसोनिज्म में इफेक्ट करते हैं। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से तीन चीजें हो सकती है। एक तो ये ड्रग इनएक्टिव हो जा सके, यानी कि बिन काम का नहीं है और एक्सक्रीट कर सकते हैं, ऐसे इनएक्टिव हो सकती है। दूसरा जो है, एक एक्टिव ड्रग से एक एक्टिव मेटाबोलाइट, दूसरा एक और एक्टिव मेटाबोलाइट बन सकते हैं। एंड तीसरा क्या है, एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। ये इनएक्टिव ड्रग को हम यूजुअली प्रोड्रग कहते हैं, प्रोड्रग को वो एक्टिवेट करते हैं। तो ये तीन चीजें बायो ट्रांसफॉर्मेशन से हो सकती है। तो अभी हम देखते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन यूजुअली दो रिएक्शंस की वजह से होती है।
फर्स्ट रिएक्शन जो है उसे हम नॉन सिंथेटिक फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज सिंथेटिक और कॉन्जुगेशन रिएक्शन। तो ये दो रिएक्शंस की वजह से बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। फेज वन रिएक्शंस में एक फंक्शनल ग्रुप ऐड किया जाता है, एंड फेज टू रिएक्शंस में अटैचेस ए लार्ज पोलर मॉलिक्यूल, दैट इज कॉन्जुगेशन, एक कॉन्जुगेट जो है वो ऐड करते हैं। दीज आर द टू बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, तो दो रिएक्शंस होते हैं, एक नॉन सिंथेटिक हो सकती है, नहीं तो एक सिंथेटिक रिएक्शन, ऐसे दो रिएक्शंस हो सकते हैं। एंड एक और चीज जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट है, दैट इज एंजाइम्स। ये जो रिएक्शन है इसको कैटलाइज करने वाले एंजाइम्स है, माइक्रोसोमल एंजाइम्स एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। ये एंजाइम्स ज्यादा है या फिर कम है, उसके हिसाब से ड्रग मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि कुछ कुछ हर्बल्स ड्रग्स या कुछ कुछ ड्रग्स जो है किसी किसी एंजाइम्स को इंडेक्ट करते हैं, यानी कि ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं बॉडी को, एंड उसके वजह से कुछ अदर ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म होके वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो उल्टा भी हो सकते हैं, एंजाइम को इनहिबिट करने वाले ड्रग्स भी हो सकते हैं, एंड उसके वजह से डोज, दूसरे ड्रग का डोज ज्यादा देना पड़ता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये एंजाइम्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट, कमिंग टू फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो है, फर्स्ट वन इज एज। एज जो है नियोनेट्स एंड इन्फेंट्स, उसमें जो है सिग्निफिकेंटली स्लोअर ड्रग मेटाबॉलिज्म होते हैं ड्यू टू इमेच्योर एंजाइम सिस्टम्स। एल्डरली पॉपुलेशन में जो है हेपेटिक मेटाबॉलिज्म लिवर के कुछ डिसीज के वजह से या उतना अच्छा लिवर नहीं है उसके वजह से डिक्रीज हो सकती है। इसके वजह से डोज जो है एल्डरली पॉपुलेशन में कम देना पड़ता है। एडल्ट्स एंड एडोलसेंट्स जो हैं उनमें अच्छा मेटाबॉलिज्म होता है। डाइट जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्पैक्ट्स कॉन्जुगेशन रिएक्शन, एंड कुछ कैबेज या कॉलीफ्लावर जैसे जो ये है वेजिटेबल्स है, उससे भी ये रिएक्शंस जो है, फेज वन रिएक्शंस जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं। तो डाइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन मेटाबॉलिज्म। देन जेंडर डिफरेंसेस अफेक्ट द एंजाइम एक्सप्रेशन। हमने कहा एंजाइम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शंस के लिए, तो जेंडर के हिसाब से ये एंजाइम एक्सप्रेशन कम ज्यादा हो सकते हैं। वैसे ही जेनेटिक वेरिएशंस के हिसाब से भी ये मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम्स जो है उसमें डिफरेंस आती है। एंड डिसीज, लिवर डिसीज, किडनी डिसीज है तो मेटाबॉलिज्म नेचुरली इफेक्ट होंगे, एंड प्रेगनेंसी की वजह से भी एंजाइम्स जो है ऑल्टर हो सकते हैं, एंड उसके वजह से मेटाबॉलिज्म कम ज्यादा हो सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म वाले पोर्शन में आपको इतना याद रखना है कि मेटाबॉलिज्म, यूजुअली सब लोग मेटाबॉलिज्म को डाइजेशन से या फिर वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म से कंफ्यूज करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म व्यू नहीं है कन्वर्टिंग अ पोलर मॉलिक्यूल टू सॉरी नॉन पोलर मॉलिक्यूल टू अ पोलर मॉलिक्यूल, या लिपिड सोल्युबल मॉलिक्यूल को वाटर सोल्युबल मॉलिक्यूल बनाते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म। वो पोलर मॉलिक्यूल या पोलर मॉलिक्यूल या वाटर सोल्युबल मॉलिक्यूल बनने के बाद वो एक्सक्रीट जल्दी हो सकती है। तो दिस इज मेटाबॉलिज्म। एंड मेटाबॉलिज्म की वजह से एक ड्रग इनएक्टिव हो सकती है, नहीं तो एक एक्टिव ड्रग से दूसरा एक और एक्टिव ड्रग बन सकते हैं, नहीं तो इनएक्टिव ड्रग एक्टिव बन सकते हैं। ऐसे तीन चीजें मेटाबॉलिज्म की वजह से हो सकती है। एंड मेटाबॉलिज्म में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं, एंड उसको कैटलाइज करने वाले एंजाइम्स भी होते हैं। एंड एज, डाइट, जेंडर, जेनेटिक्स, डिसीज एंड प्रेगनेंसी अफेक्ट्स द मेटाबॉलिज्म। तो हम तीन जो एडीएमई में एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म जो है वो हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट जो है दैट इज एक्सक्रीशन। Excretion is how the drug will be excreted from our body or how the drug leaves the body. This is excretion. The excretion is the passage out of systemically absorbed drug. Drugs and their metabolites are usually excreted in urine. Urine is the most important channel of excretion. Feces, most of the drug present in the feces is derived from bile. तो bile में जो drugs excrete होते हैं
that is excreted through feces. Other than that, exhaled air, जो gaseous anesthetics हम देते हैं, वो इनहेलेशन एक्सहेलेशन से वो बाहर जाते हैं, एक्सहेल्ड एयर के साथ ब्रीथ आउट करने से वो बाहर जाते हैं, उसका एक्सक्रीशन होते हैं. तो गैसेस एंड वोलेटाइल लिक्विड्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू एक्सहेलेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी इन दिस इज एनेस्थेटिक. जो एनेस्थेटिक्स हम इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स देते हैं, उसका एक्सक्रीशन ये रूट से होते हैं. तो एक्सक्रीशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, दैट इज यूरिन. यूरिन के द्वारा ही सभी ज्यादातर ड्रग्स जो है वो एक्सक्रीट होते हैं. तो अभी एक्सक्रीशन में एक चीज जो आपको पढ़ना है, दैट इज एक्सक्रीशन में ड्रग एक्सक्रीट होने के रेट्स जो है, दो तरीके के रेट्स होते हैं, which are called first order kinetics and zero order kinetics. First order kinetics में क्या होता है, the rate of elimination is directly proportional to the drug concentration, and zero order में rate of elimination is constant irrespective of the concentration. यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट ऑर्डर में जैसे कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज होते हैं, एलिमिनेशन भी इंक्रीज होते हैं. तो एलिमिनेशन डिपेंड्स अपॉन द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर में. जीरो ऑर्डर में एक्सक्रीशन रेट ऑफ एलिमिनेशन आप देख सकते हो कॉन्स्टेंटली सेम है. ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वो कॉन्स्टेंटली सेम रहते हैं. तो दिस इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. एंड नाउ कमिंग टू फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सक्रीशन. फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सक्रीशन में ड्रग्स के कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से एक्सक्रीशन कम ज्यादा हो सकते हैं, पेशेंट के कुछ डिसीजेस या एज के वजह से हो सकते हैं, एक्सक्रीटरी पाथवे में जो प्रॉब्लम्स है उसके वजह से भी कम ज्यादा हो सकते हैं. अगर ड्रग जो है पोलर है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है, तो वो रेडिली एक्सक्रीटेड बाय किडनी. लिपोफिलिस अगर हाईली लिपिड सॉल्युबल है तो दे आर पुअरली एक्सक्रीटेड बाय किडनी. प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स विथ हाई प्रोटीन बाइंडिंग इन प्लाज्मा आर लेस अवेलेबल फॉर फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रीशन. फिर पेशेंट्स के फैक्टर रीनल एंड हेपेटिक डिसीजेस के वजह से एक्सक्रीशन इफेक्ट हो सकते हैं, एज के वजह से एक्सक्रीशन इफेक्ट हो सकते हैं. एंड यूरिन के पीएच, यूरिन एसिडिफिकेशन एनहांसेस एक्सक्रीशन ऑफ बेसिक ड्रग्स. एल्कलाइन ड्रग्स को एक्सक्रीट करना है तो यूरिन एसिडिफाई कर सकते हैं. एंड व्हाइल एल्कलाइनाइजेशन प्रमोट्स एक्सक्रीशन ऑफ एसिडिक ड्रग एसिडिक है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए यूरिन एल्कलाइनाइज कर सकते हैं. यूरिन फ्लो, इंक्रीज यूरिन फ्लो कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रीनल ड्रग एक्सक्रीशन. ब्लड फ्लो टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ. अगर पेशेंट के ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट सब अच्छा नहीं है, कोई किडनी डिसीज है, तो ये ड्रग एक्सक्रीशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो ड्रग इंटरैक्शंस कैन ऑल्सो लीड टू. ड्रग इंटरैक्शंस मींस इंटरैक्शन बिटवीन वन ड्रग एंड अनदर ड्रग. इसके वजह से भी एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम्स हो सकती है. तो ये हमने एडीएमई फार्माकोकाइनेटिक्स पूरा हमने पढ़ा. एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये 4 स्टेप्स हमने पढ़ा. तो नेक्स्ट जो आता है दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स. तो फार्माकोडायनामिक्स. फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने एब्सॉर्प्शन पढ़ा, गेटिंग इनटू द ड्रग, गेटिंग इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. द ड्रग गेटिंग इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन. फिर वो पूरे बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन. फिर लिवर उसको कैसे वाटर सोल्युबल ड्रग मॉलिक्यूल बनाते हैं फॉर एक्सक्रीशन, दैट इज in metabolism. And excretion is taking out the or excreting the eliminating the drug out of the body is called excretion. तो ये चारों steps with the factors affecting them ये हमने पढ़ा. अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ये ड्रग्स कैसे हमारे बॉडी में इफेक्ट करते हैं एंड कैसे उसके वजह से फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो आते हैं. So the study of mechanism of action of drug is called pharmacodynamics. Mechanisms and effects of medication, what medication or what drug does to the body and how it does. It is dealt in pharmacodynamics. तो pharmacodynamics में फार्माकोडायनामिक्स का डेफिनेशन आप देखेंगे, इट इज द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग that drugs produce within our bodies
इट एक्सप्लेन्स द प्रिसाइज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैंने पहले ही कहा फार्माकोडायनेमिक्स के डेफिनेशन जो है, आप स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, ऐसे भी आप लिख सकते हो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग रिवीलिंग हाउ ड्रग्स क्रिएट देयर इफेक्ट्स एट मॉलिक्यूलर, सेलुलर एंड ऑर्गन लेवल्स थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोडायनामिक्स में एक चीज जो आपको याद रखना है, ड्रग हमारे बॉडी में जाके एक नया कुछ भी एक प्रोसेस क्रिएट नहीं करते हैं। जो एक्सिस्टिंग बॉडी का फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको वो शायद स्टिमुलेट कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा डिप्रेस कर सकते हैं, या फिर जो मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में जो था उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर कुछ सेल्स को किल कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। मगर एक नया कुछ ड्रग बॉडी में जाके कुछ नया एक पाथवे क्रिएट कर रहा है, या फिर एक नया एक प्रोसेस ही वो ड्रग स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है। जो एक्सिस्टिंग फिजियोलॉजिकल पाथवे है उसको थोड़ा सा मॉड्यूलेट करते हैं एंड उसके वजह से ड्रग का एक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइप ऑफ ड्रग्स आप इफेक्ट आप देखेंगे तो 5 तरह के ड्रग इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टिमुलेशन, एक्सिस्टिंग एक चीज है उसे स्टिमुलेट करते हैं। डिप्रेशन, एक्सिस्टिंग जो चीजें है उसको डिप्रेस करना, या फिर रिप्लेसमेंट, जो बॉडी में डेफिशिएंट पड़ गए उसको रिप्लेस करना। इरिटेशन, इट इज अ नॉन स्पेसिफिक एक्शन। एंड साइटोटॉक्सिसिटी या किलिंग ऑफ अ ऑर्गेनिज्म और अ सेल इज कॉल्ड साइटोटॉक्सिसिटी। तो टाइप ऑफ ड्रग इफेक्ट्स जो है वो 5 तरह 5 टाइप्स है: स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, रिप्लेसमेंट, irritation and cytotoxic. Stimulation जो है, stimulation is enhancing physiological function. For example, adrenaline increases blood rate and blood pressure during emergency condition. अगर ब्राडिकार्डिया हो गया या हार्ट फेलियर हो रहा है, वहां पे एड्रेनालिन देते हैं ताकि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाए। तो वहां पे एड्रेनालिन जो एक्सिस्टिंग हार्ट रेट का एक फंक्शन है उसको सिर्फ थोड़ा इंक्रीज ही कर रहे हैं, नया कुछ नहीं है वहां पे। तो स्टिमुलेटिंग है फिजियोलॉजिकल फंक्शन इज कॉल्ड द स्टिमुलेशन। नेक्स्ट वन इज reducing or suppressing the activity, it is called a depression. फॉर एग्जाम्पल बार्बिचरेट्स, बार्बिचरेट्स जो है सेंट्रल नर्वस एक्टिविटी को डिप्रेस करते हैं या डिक्रीज करते हैं और उसके वजह से स्लीप सेडेशन लाते हैं। तो रिड्यूसिंग और सप्रेसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट वन इज रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट के बारे में आप अच्छे से जानते हो, अगर इंसुलिन नहीं है, डायबिटीज जो है, इंसुलिन डायबिटीज मेलिटस जो है इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से है, तो वहां पे इंसुलिन नहीं है तो हम इंसुलिन को रिप्लेस करते हैं। तो वो दैट इज रिप्लेसमेंट थेरेपी, सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ डेफिशिएंट सब्सटेंसेस। वाइटामिन डिफिशियंसी में हम जो सफिशिएंट नहीं है उसको रिप्लेस करते हैं। फिर थायराइड हॉर्मोन्स, जो थायरोनोम सब जो थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म में जाते हैं वहां पे भी हम रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं। फिर तो फोर्थ एक्शन इज इरिटेशन। इरिटेशन एक स्पेसिफिक एक्शन नहीं है, नॉन स्पेसिफिक एक्शन है, एंड उसके वजह से जो है लोकल इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन होना, एंड उसके वजह से पेन रिलीफ कभी कभी होते हैं। जैसे कि आप नीलगिरी का तेल लगाते हो, यूकैलिप्टस ऑयल लगाते हो, तो वहां पे वो एक इरिटेशन वो क्रिएट करते हैं, और उसके वजह से जो पेन पाथवे जो है, पेन का जो पाथवे जा रहा है उसको वो इरिटेट करते हैं, एंड आपको पेन जो पाथवे जो है डिसरप्ट होके पेन महसूस होना या पेन का फीलिंग जो है वो कम हो जाते हैं, दैट इज इरिटेशन। फिर साइटोटॉक्सिक जो है सेलेक्टिव सेलुलर डिस्ट्रक्शन, ये हम कीमोथेरेपी में, कैंसर में यूज करते हैं। एंड ऑल्सो एंटीबायोटिक्स जो है वो एक बैक्टीरियल सेल या वायरल्स को वो किल करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ साइटोटॉक्सिक एक्शन। तो 5 टाइप्स ऑफ ड्रग इफेक्ट्स होते हैं: स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, रिप्लेसमेंट, इरिटेशन एंड साइटोटॉक्सिसिटी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ द ड्रग्स एक्ट। हाँ, कैसे ड्रग एक्ट करते हैं, कहाँ पे उसका टारगेट्स है, कहाँ पे एक्ट करके ये जो एक्शंस जो भी हम फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी उसका देख रहे हैं, या जैसे कि टेम्परेचर कम होना, बीपी कम होना, या फिर डायबिटीज हाइपरग्लाइसीमिया जो हाइपरग्लाइसीमिया है वो कम होना, ये सब कैसे वो करते हैं। तो इसके लिए वो मेनली 4 टारगेट्स में एक्ट करते हैं। या तो वो रिसेप्टर में एक्ट करते हैं, नहीं तो एक आयन चैनल में एक्ट करते हैं, नहीं तो एंजाइम्स में एक्ट करते हैं,
नहीं तो ट्रांसपोर्टर्स में एक्ट करते हैं। तो रिसेप्टर्स आप जानते हो एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स है दैट बाइंड टू ड्रग्स एंड ट्रिगर स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। Ion channels that regulates ion flow across cellular membranes। एंजाइम्स जो है ड्रग्स कैन इनहिबिट और एक्टिवेट एंजाइम। एंजाइम्स आप जानते हो कि एक नेचुरल कैटलिस्ट को हम एंजाइम्स बोलते हैं। एंड सभी रिएक्शंस में एंजाइम्स जरूरी है। नहीं एंजाइम्स नहीं है तो वो जो रिएक्शन है वो नहीं होगा। उसे कैटलाइज करने के लिए वो जो केमिकल नहीं है, एंजाइम करके केमिकल नहीं है, तो वो रिएक्शन नहीं होगा। वो रिएक्शन नहीं होंगे तो वो बॉडी में जो रिएक्शन से जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो सकती थी वो नहीं होगा एंड उसके वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ट्रांसपोर्टर्स जो है, ट्रांसपोर्टर्स कंट्रोल सबस्ट्रेट मूवमेंट अक्रॉस द बॉडी मेम्ब्रेन्स में। हमने कहा वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमने कहा। तो वैसे अगर कोई पैथोलॉजिकल प्रोसेस में कोई ट्रांसपोर्टर का रोल है तो वो ट्रांसपोर्टर को हम इनहिबिट करेंगे या उसको ब्लॉक करेंगे तो वो डिसीज कम हो सकते हैं। तो ये चार टारगेट है जहां पे मेनली ड्रग्स एक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज रिसेप्टर, सेकेंड वन इज आयन चैनल्स, थर्ड वन इज एंजाइम्स एंड फोर्थ वन इज ट्रांसपोर्टर्स। तो इसमें सबसे मेन जो है रिसेप्टर्स है, तो इसकी वजह से हम रिसेप्टर के बारे में ही ज्यादा पढ़ेंगे। बाकी सब जो है यूजुअली रिसेप्टर लिंक्ड ही रहते हैं। आयन चैनल्स हो, एंजाइम्स हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, ये सब रिसेप्टर से लिंक्ड ही रहते हैं। तो हम रिसेप्टर के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। ओके, तो वी विल लुक इनटू व्हाट रिसेप्टर इज। तो रिसेप्टर के बारे में आप अगर आप रिसेप्टर इज अ केमिकल structure composed of protein, or it is a protein on a cell surface that receives and transduce signals that may be integrated into biological systems। यानी कि आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक लोक जैसे एक चीज है, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है रिसेप्टर। इसमें एक की जैसे एक लिगैंड है, वो रिसेप्टर में बाइंड करने वाले मॉलिक्यूल को हम लिगैंड कहते हैं। एक लिगैंड आकर उसमें बाइंड होने के बाद सेल के अंदर उस एक रिएक्शन होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ रिसेप्टर। ये रिसेप्टर जो है एक लोब के तरह है, वो ये की को रिसीव करेंगे एंड ये की को रिसीव करने के बाद ये सेल के अंदर बहुत सारे सेलुलर एक्टिविटीज करेंगे एंड उसकी वजह से कुछ तो एक फिजियोलॉजिकल एक्शन हमारे बॉडी में होता है। तो ये रिसेप्टर में जाके हाँ लिगैंड जो हमारा ड्रग जो है बाइंड हो जाते हैं एंड बाइंड होने की वजह से इंट्रासेलुलर कोई तो एक एक्शन होगा एंड उसके वजह से फिजियोलॉजिकल एक्शन एक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल हम एड्रेनालिन की बात करते हैं। एड्रेनालिन आपने अभी मैंने पहले भी कहा कि हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। तो एड्रेनालिन को एड्रेनो रिसेप्टर्स करके जो रिसेप्टर है वो एड्रेनालिन जब एड्रेनो रिसेप्टर में जाके बाइंड होते हैं तो अंदर एक मॉलिकुलर रिस्पॉन्स होते हैं, CAMP करके एक मॉलिक्यूल जो है अंदर बनते हैं एंड उसके वजह से हार्ट स्टिमुलेट होते हैं एंड हार्ट रेट जो है वो बढ़ने लगते हैं। तो एड्रेनो रिसेप्टर्स जो है एड्रेनालिन करके जो ड्रग है उसको रिसीव किया एंड उसके वजह से वो करेक्टली वहां पे बाइंड होने की वजह से इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स हुआ। तो receptors are protein structures, chemical structures that receives and transduce signals। ट्रांसड्यूस यानी कि इंटरप्रेट द सिग्नल्स, इंटरप्रेट द सिग्नल्स, जो मैसेज जो ये लिगैंड लाया है उसे इंटरप्रेट करके उसके अनुसार अंदर सेल के अंदर ये रिस्पॉन्स करवाते हैं। दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्रोटीन सॉरी रिसेप्टर। रिसेप्टर्स यूजुअली कहाँ पे देखा जाता है? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सेल है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये रिसेप्टर्स रहते हैं। रिसेप्टर्स में आके ये ड्रग्स या लिगैंड्स जो है, यूजुअली रिसेप्टर्स से बाइंड करने वाले जो मॉलिक्यूल है उसे हम लिगैंड कहते हैं। ड्रग्स भी वन टाइप ऑफ लिगैंड है। वो आके बाइंड होने की वजह से सेल के अंदर कुछ सेलुलर प्रोसेसेस, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं एंड उसके वजह से एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं। ओके, तो when the drug binds to the receptors, they trigger internal response। तो ये ड्रग कैसे काम करता है? ड्रग रिसेप्टर के पे आके बाइंड करते हैं एंड उसके वजह से क्या होता है? द इंटरनल रेस्पॉन्स में भी आयन एंट्री और एक्सिट,
ये ड्रग रिसेप्टर से बाइंड हुआ, उसके वजह से एक आयन एंट्री हो सकती है या आयन एक्सट्रैक्ट एक्सिट हो सकती है, उसके वजह से मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऐसे कुछ हो सकती है। नहीं तो ऑल्टर्ड एंजाइम एक्शन हो सकती है, एंजाइम्स जो है उसका इंडक्शन हो सकता है या इनहिबिशन हो सकती है, या फिर एक्टिवेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स की एक्टिवेशन हो सकती है, या फिर जीन ट्रांसक्रिप्शन जीन में अभी जेनेटिक चेंजेस भी हो सकते हैं उसके वजह से। तो दिस इज रिसेप्टर। तो रिसेप्टर कैसे अभी काम करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। हाउ ड्रग्स एक्ट। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगर आप बहुत ही कम वर्ड्स में, बहुत ही सिंपली आप देखना चाहते हो, तो ड्रग्स जो है जा आके रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, एंड रिसेप्टर जो है लॉक एंड की के तरह है, यानी कि एक लॉक में कोई भी ताला नहीं डाल सकते, उससे स्ट्रक्चरली जो फिट होते हैं वही ताला हम डाल सकते हैं। एंड अगर हमारा ड्रग वहां पे करेक्टली फिट होता है तो उसके वजह से बहुत ही स्पेसिफिकली वो रिसेप्टर ओपन होते हैं, ओपन नहीं होते हैं, उसके वजह से सेल के अंदर एक रिएक्शन होते हैं। पोस्ट रिसेप्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं? बाइंडिंग कोसेस चेंजेस इन सेल्स एक्टिविटी लीडिंग टू बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स। एक रिसेप्टर में आके कोई लिगैंड या ड्रग बाइंड होने की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, एंजाइम एक्टिवेशन हो सकती है, पेन रिलीफ हो सकती है। So the drug action is dependent on its ability to bind and modulate the function of the specific receptor. तो ड्रग एक्शन से बहुत ही सिंपली दो सेंटेंस में हमें बोलना है, तो यही हम कह सकते हैं कि ड्रग जाके एक कॉम्पैटिबल रिसेप्टर जहां पे वो बाइंड कर सकते हैं वहां पे जाके वो बाइंड होता है, एंड बाइंड होने के वजह से इंट्रासेलुलर एक्टिविटी होती है, एंड उसके वजह से हमें एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो मिलती है। तो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं तो कुछ फंडामेंटल चीजें हमें समझनी है। दैट इज एफिनिटी, एफिकेसी एंड सेलेक्टिविटी। एफिनिटी यानी कि स्ट्रेंथ with which the drug binds to the receptor is called affinity। ये बाइंड होता है ड्रग कितने एफिनिटी, कितने स्ट्रेंथ के साथ रिसेप्टर से बाइंड होता है, दैट इज एफिनिटी। बाइंड होने के बाद इंट्रासेलुलर कुछ एक्शन होता है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड एफिकेसी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी, एबिलिटी टू एक्टिवेट द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक एक्टिविटी। एंड सेलेक्टिविटी, प्रिफरेंस टू बाइंडिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टर सबटाइप्स, वो एक ही रिसेप्टर से वो स्पेसिफिकली बाइंड होता है कि नहीं, दैट इज सेलेक्टिविटी। तो रिसेप्टर ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन में तीन जो मेन फैक्टर्स है, दैट इज एफिनिटी। पहले तो ड्रग वो इसमें रिसेप्टर में करेक्टली विथ स्ट्रेंथ बाइंड होना चाहिए, बाइंड होने के बाद एक इंट्रिंसिक एक्टिविटी, एक रेस्पॉन्स लाना चाहिए, एफिकेसी होना चाहिए, एंड सेलेक्टिवली वो भी रिसेप्टर को वो बाइंड होना चाहिए। ये तीन चीजें ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन में या फिर एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करने में इंपॉर्टेंट है। ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन में तीन तरह के सॉरी चार तरह के ड्रग्स आपको मिलेंगे। दैट इज फर्स्ट वन इज एगोनिस्ट, यानी कि वो जो रिसेप्टर को अगर फुली एक्टिवेट करते हैं, वो ड्रग जाके वो रिसेप्टर में बाइंड होंगे, उसके वजह से एक अच्छे से एक इंटरनल एक्टिविटी होती है, तो उसे हम एगोनिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट वन इज पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट यानी कि वो रिसेप्टर जाके रिसेप्टर में ड्रग बाइंड होने की वजह से एक सब मिनिमल एक्शन होते हैं, तो उसे हम पार्शियल एगोनिस्ट कहते हैं, पार्शियली एक्टिवेट द रिसेप्टर। एंड एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट यानी कि वहां पे जाके वो बाइंड तो होता है मगर इंट्रिंसिक एक्टिविटी कुछ नहीं होता है, नो एक्टिविटी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो होना चाहिए था उसको होने ही नहीं देते। दैट ड्रग molecule is called antagonist and inverse agonist। जो जैसे सेलुलर एक्शन होना चाहिए था उसका उल्टा हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इनवर्स एगोनिस्ट। अभी आप सोच सकते हो कि एक एक बॉक्स आपके पास, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप ताला एक ताला है, लॉक है, उसमें आप चाबी लगाने से अंदर जो है अंदर का एनवायरनमेंट कोल्ड होता है, ऐसे आप सोचो। ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, उसमें एक उसके डोर में एक ताला है, उसमें एक चाबी लगाने से अंदर के जो एनवायरनमेंट है कूल होते हैं। तो अभी एगोनिस्ट क्या होता है, ये ताला लगाने से अगर
वो अंदर का एनवायरनमेंट बहुत ही कूल होते हैं, एंड हमारे जो सेट टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस में हमने सेट करके रखा है, तो 90 डिग्री सेल्सियस तक आता है, तो वो उसे हम एगोनिस्ट कहेंगे। अगर ये ताला लगाने से 90 डिग्री तक नहीं पहुंचता है, थोड़ा 26 27 तक ही पहुंचता है, थोड़ा कूल होता है, सब मिनिमल एक्शन होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल एगोनिस्ट कहेंगे। फिर एक चाबी ऐसे होता है, वो लगाने से वो जो अंदर का एनवायरनमेंट जो है, कुछ भी उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो उसे हम एंटागोनिस्ट कहेंगे। एंटागोनिस्ट यानी कि अंदर ताला तो लग जाता है, ताले में चाबी लगा तो लग सकते हैं हम, मगर अंदर कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो वो एंटागोनिस्ट। उसके वजह से क्या होगा, ये ताला ऑलरेडी उसमें लग गया, अभी दूसरा ताला हम लगा भी नहीं सकते हैं, एंड उस वो जो रिसेप्टर जो है पूरा उसने ब्लॉक करके रखा, फिर वहां पे एक्शन कुछ नहीं होगा। फिर ये चौथा जो है, दैट इज इनवर्स एगोनिस्ट, यानी कि ये ताला आपने लगाया, उसके वजह से जो अंदर का एनवायरनमेंट कोल्ड होने के वजह से वो हीट हो गया, तो इसे हम इनवर्स एगोनिस्ट कहेंगे। तो चार तरह के ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शंस हो सकते हैं, एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट। तो इनवर्स एगोनिस्ट जो है फुल एक्टिवेशन, जो रिसेप्टर से जो फिजियोलॉजिकल एक्शन होना चाहिए था, वो बहुत ही अच्छे से मैक्सिमल इफेक्ट हमें मिल रहा है, वैसे ड्रग्स को हम एगोनिस्ट कहेंगे। पार्शियल एगोनिस्ट वैसे ड्रग है, वो जाके बाइंड तो होता है, उसको एफिनिटी है, मगर उसका इंट्रिंसिक एक्शन एक्टिविटी जो है थोड़ा सा कम है, सब मिनिमल एक्शन ही उसको मिल रहा है। एंटागोनिस्ट जो है वो जाके अच्छे से बाइंड तो होता है, मगर इंट्रिंसिक एक्टिविटी बिल्कुल नील है, उससे कुछ एक्टिविटी नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फुल एगोनिस्ट में जो है इफेक्ट जो है बहुत ही अच्छा मिल रहा है, पार्शियल एगोनिस्ट में इफेक्ट जो है सब मिनिमल है, एंटागोनिस्ट में इफेक्ट है ही नहीं, एंड इनवर्स इफेक्ट एगोनिस्ट में जो एक्शन जो है वो उल्टा है, जो होना चाहिए उसका उल्टा एक्शन हो रहा है। तो ऐसे जो ड्रग्स जो है वो चार तरीके के हो सकते हैं, एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट, ऐसे चार तरीके के ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन हो सकती है। अभी नेक्स्ट का फार्माकोडायनामिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। फार्माकोडायनामिक्स इंक्लूड्स फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट ऑर्गन सिस्टम, सेलुलर एंड माइक्रोमोलिकुलर लेवल्स। तो फार्माकोडायनामिक्स में इतना ही आपको याद रखना है, दैट इज द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोडायनामिक्स। ड्रग यूजुअली कैसे एक्ट करते हैं, वो जाके कोई रिसेप्टर में बाइंड करते हैं, एंड रिसेप्टर में बाइंड होने की वजह से एक इंट्रासेलुलर एक्टिविटी होते हैं, उसके वजह से एक सेलुलर रेस्पॉन्स होते हैं। ये जो बाइंडिंग जो है, रिसेप्टर में जो बाइंडिंग जो है, उसके वजह से इंट्रासेलुलर एक्टिविटी हो सकती है, तो उसे हम एगोनिस्ट कहेंगे, एंड इंट्रासेलुलर एक्टिविटी नहीं होगी तो उसे हम एंटागोनिस्ट कहेंगे। बीपी में देने वाले जो बीटा ब्लॉकर करके जो दवाई जो आपने सुना होगा, तो बीटा ब्लॉकर क्या है, बीटा रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करते हैं, वो बीटा रिसेप्टर का ब्लॉक करते हैं, एंड उसके वजह से जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी, जो बीपी बढ़ने वाले जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है वो बंद हो जाती है, बीपी कम हो जाती है। तो बीटा ब्लॉकर जो है एंटागोनिस्ट का एग्जाम्पल है। एड्रिनालिन जो है एगोनिस्ट का एक्शन है, एग्जाम्पल है। एड्रिनालिन जाके एड्रिनो रिसेप्टर में बाइंड करते हैं, उसके वजह से एक सेलुलर एक्शन होते हैं, उसके वजह से हार्ट स्टिमुलेट होता है, तो वो एक एगोनिस्ट का एग्जाम्पल है। तो ड्रग्स, ज्यादातर ड्रग्स जो है वो रिसेप्टर में जाके बाइंड करते हैं, बाइंड होने की वजह से एक सेल के अंदर एक कोई तो एक एक्शन, आयन फ्लेक्स होना या एंजाइम एक्टिविटी होना या जीन एक्सप्रेशन होना या सेलुलर एक एक्शन होना, ऐसे कोई एक सेलुलर रिस्पॉन्स होंगे, एंड उसके वजह से क्या होगा, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, कार्डियक स्टिमुलेशन, या फिर जो भी इफेक्ट टिश्यू में एक इफेक्ट दिखाई देने लगेंगे, एंड ये इफेक्ट जो है या इधर थेराप्यूटिक हो सकता है या फिर टॉक्सिक भी हो सकता है। ये बाइंड होने की वजह से जो इफेक्ट होगा वो थेराप्यूटिक भी हो सकते हैं, एंड उसके साइड इफेक्ट्स भी यही इसके कारण ही होगा, ये रिसेप्टर में बाइंड होने की वजह से ही होगा। तो फार्माकोकाइनेटिक स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग, and most of the drugs act by binding to a receptor
which produces an intracellular reaction or which may not produce any intracellular reaction, एंड उसके वजह से ये एक्शन इंट्रासेलुलर एक्टिविटी प्रोड्यूस होने की वजह से या ना होने की वजह से एक टिश्यू या ऑर्गन इफेक्ट होगा, एंड इसके वजह से हमें फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिलता है. तो दैट इज फार्माकोडायनामिक्स. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस यूजुअली ये पोर्शन जो है इंपॉर्टेंट है. डिफाइन फार्माकोलॉजी, एक्सप्लेन फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स है, स्पेलिंग मिस्टेक है. एक्सप्लेन फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, ये 10 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं. फार्माकोकाइनेटिक्स 10 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं. फार्माकोडायनामिक्स 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं. बायो अवेलेबिलिटी जो है वो भी 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं. एंड ये पोर्शन से एमसीक्यूज भी आने की चांसेस है. तो ये 10 मार्क्स के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. फिर समरी अगर आप देखेंगे तो फार्माकोलॉजी जो है इट्स अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द यूजेस, इफेक्ट्स एंड मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग. फार्माकोकाइनेटिक्स इज व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग एंड फार्माकोडायनामिक्स इज व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी. फार्माकोकाइनेटिक्स में आपको एडीएमई, एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, ये याद रखना है. एंड ऑल्सो बायो अवेलेबिलिटी याद रखना है. फार्माकोडायनामिक्स में आपको रिसेप्टर, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड टाइप्स ऑफ ड्रग इफेक्ट, स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, साइटोटॉक्सिक एक्शन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट, ये सभी याद रखना है. तो ये समरी है. रेफरेंसेस आप कहाँ से पढ़ सकते हो? केडी त्रिपाठी, ये एनसीएसएम सिलेबस में ये 3 बुक्स दिया है. केडी त्रिपाठी के एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी ये यूज कर सकते हैं. नहीं तो फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस, गुडमैन एंड गिलमैन बोलते हैं इसे. ये बहुत ही बड़ा, जैसे आपका ग्रेस एनाटॉमी है वैसे थोड़ा बड़ा बुक है. फिर फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोथेराप्यूटिक्स, सतोस्कर एंड फंडालकर का ये यूज कर सकते हैं. सतोस्कर बहुत ही अच्छा एक बुक है आपके लिए. आप ये बुक खरीदेंगे तो आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हो तो भी ये बुक आपके पास रहेंगे तो अच्छा एक बुक है. तो बाय दिस आई एंड माय प्रेजेंटेशन. थैंक यू एवरीवन. Yes, yes, ma'am. Thank you for the wonderful session, ma'am. The session was indeed very thought-provoking for students. You can take few questions from the chat box, ma'am. I think there is one question regarding bioavailability. Can you read it or should I read it for you? Dhanya, ma'am. Hello. The question I think is bioavailability is undigested. Bioavailability is undigested drug stored in the body. वो है क्या? अब वो एक क्वेश्चन है. Yes, ma'am. That is ओके. one question. तो मुझे ऐसे लगता है कि उज्जवल ने जो क्वेश्चन पूछा है, उज्जवल ऐसे पूछना चाहते थे कि अनडाइजेस्टेड बायोअवेलेबिलिटी जो है स्टोर्ड ड्रग है क्या? तो इसमें मुझे ये बोलना है कि स्टोर्ड ड्रग नहीं है बायोअवेलेबिलिटी. जो चेंज्ड ड्रग जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में है, ब्लड में कितना ड्रग अवेलेबल है, इसे हम बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने 500 mg का एक टैबलेट या 650 mg का एक पैरासिटामोल टैबलेट लिया, तो इसमें से कितना परसेंटेज ब्लड में अवेलेबल है अनचेंज्ड फॉर्म में, कितना परसेंटेज ऑफ पैरासिटामोल है. अभी उसमें शायद 250 mg होगा. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या एब्सॉर्प्शन के प्रॉब्लम सब होने के बाद एक 250 mg ब्लड तक पहुंचते. एग्जाम्पल ही बोल रहे हैं, इसे नहीं बोल रहे कि 250 पहुंचेंगे. तो वो जो पोर्शन है इसे हम बायोअवेलेबल ड्रग कहते हैं. Yes, ma'am. There is one more question. Actual difference between passive transport and facilitated diffusion. पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है, पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी कि यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैसे है, एक ट्रांसपोर्टर जो है, ट्रांसपोर्टर के हेल्प से ड्रग जो है
एक मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरे साइड तक आ रहे हैं। तो वहां पे एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, वो प्रोटीन में ड्रग बाइंड होते हैं एंड प्रोटीन के थ्रू वो अंदर आते हैं। तो देयर इज ए पर्सन हु इज हेल्पिंग हिम टू गेट इनटू द सेल। पैसिव डिफ्यूजन में जो है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो है, ऐसे कुछ नहीं है। वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से वो अंदर आते हैं, या फिर पैरासेलुलर स्पेसेस जो है, स्पेसेस के जो सेल के बीच में जो स्पेसेस है वहां से वो डिफ्यूज होके आते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ पैसिव डिफ्यूजन। तो ये अगर मैं एकदम से एक कहानी के इसमें बोलूंगी तो एक अगर एक प्रोग्राम हो रहा है, वहां गेट से आप अंदर जा सकते हो। तो जैसे गेट ओपन होंगे, बाहर बहुत सारे लोग हैं, अंदर कोई भी नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से वो खुद बहुत अंदर जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ पैसिव डिफ्यूजन। कुछ लोग जो है जो बैरिकेड है उसके बीच में से जगह बना के अंदर जाते हैं, दैट इज द पैरासेलुलर डिफ्यूजन। देन पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट। कुछ लोग जो है जिनके पहचान होते हैं, उनको वीआईपी एक मींस वीआईपी एंट्री, उनका कोई पहचान होते हैं, तो वो एक ट्रांसपोर्टर जो होते हैं, ट्रांसपोर्टर के जो द्वारा वो अंदर जाते हैं। तो दिस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एंड कुछ लोग जो है जो पैसे दे के अंदर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एटीपी खर्च करके वो अंदर जाते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। पैसिव डिफ्यूजन यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से वो अंदर जाते हैं। पैरासेलुलर जो है पैरासेलुलर स्पेसेस से जो आते हैं। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एटीपी स्पेंड करके जाते हैं एंड फैसिलिटेटेड विद द हेल्प ऑफ सम ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर के हेल्प से वो अंदर जाते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस। आई होप इट इज अंडरस्टूड टू यू। फिर यस नेक्स्ट यस। क्वेश्चन जो है, तो क्वेश्चंस जो है वो आयुर्वेदा और मॉडर्न फार्माकोलॉजी को जंबल होने की वजह से आ रहे हैं शायद। सिर्फ एक क्वेश्चन वहां पे था मैडम कि अगर फार्माकोकाइनेटिक्स का एलएक्यू आता है तो विच पॉइंट शुड बी रिटन इन एग्जाम्स फॉर एलएक्यू ऑन फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में एलएक्यू लिखने में पहले आपको फार्माकोकाइनेटिक्स का जो डेफिनेशन है वो लिखना है। फिर एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन के बारे में एब्सॉर्प्शन का डेफिनेशन लिखना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्सॉर्प्शन लिखना है। बायोअवेलेबिलिटी के बारे में भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन। देन उसका फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म। देन एक्सक्रीशन, उसका डेफिनेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सक्रीशन। ऐसे आप एलएक्यू लिख सकते हैं 10 मार्क के लिए। आयुर्वेदा में फार्माकोडायनेमिक्स को कैसे समझना? नहीं, these questions are not, I ओके think, related to the topic. ओके, नो प्रॉब्लम। Okay, so we will end the session now. I request वैद्य संतोष जी घटने सर, आपको मैं ये अनुरोध करती हूँ कि आप कृपया करके इसका समापन करें आज के सेशन का। डॉक्टर धन्या मैडम ने हम सबको फार्माकोलॉजी के बारे में अच्छी तरह से समझाया है। एज अ प्रैक्टिशनर जब भी किसी पेशेंट से हम मिलते हैं तो ज्यादातर पेशेंट आजकल ऐसे आते हैं कि जो गूगल के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। और हर कोई ऐसा ही है, प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ हर कोई औषध है वो गूगल करते हैं और लेना है नहीं लेना है वो ढूंढ के आते हैं। तो ज्ञान के लिए पिपासु होने वाले ऐसे पेशेंट तो बहुत है, लेकिन हम सब डॉक्टरों के लिए ये बहुत सरदर्द का कारण बन सकता है। इसीलिए एक मेरे मित्र है, आरोग्य भारती के कार्यकर्ता है, उनके क्लिनिक में मैंने देखा कि दूसरों के भी क्लिनिक में जाना चाहिए आरोग्य भारती के कार्यकर्ता के तौर पर। तो गया तो देखा तो वहां पे लिखा हुआ था कि नॉर्मल कंसल्टेंसी है वो 600 रुपये होगी। अगर गूगल कंसल्टेंसी कर से करके आए हैं आप तो आपकी फीस है वो 1500 रुपये होगी। तो एक तो ये जो है कि इस बीमारी के लिए ये औषध होता है, उस बीमारी के लिए ये औषध होता है, तो ये जो है ये गूगल से तो 50 पता चल सकता है, लेकिन ये औषधि काम कर से कैसे कर सकती है, इसके परिणाम क्या है, दुष्परिणाम क्या है, कितने समय तक लेना है, इसकी जानकारी ज्यादातर जो अभ्यासु है, वैद्य है, डॉक्टर है, वही जान सकते हैं।
इसलिए ये जो गूगल से ज्ञान प्राप्त है, ये वहां फेल हो जाते हैं तो डॉक्टरों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। सारा कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, ये होने वाला नहीं है। दूसरा अपना ज्ञान का सोर्स बना हुआ है डॉक्टरों के लिए, वो है कि विविध कंपनियों के जो भी एमआर आते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो बताते हैं कि ये जो औषधि है ये इस बीमारी में चलती है, ऐसा वगैरह वगैरह वगैरह। मैं मेरे यहाँ मिलने आने वाले सभी एमआर को पूछता हूँ कि इसके कंटेंट क्या है, तो वो गड़बड़ा जाते हैं। तो कंटेंट ये है तो आप ये क्यों बता रहे हैं, ये अगले प्रश्न होते हैं तो वो और गड़बड़ा जाते हैं। गड़बड़ी में वो कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि आप हमारे कंपनी के जो डॉक्टर्स है वो आपको फोन करेंगे। तो वो जब वहां जाके कंपनी में ये बोलते कि ये डॉक्टर उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं, तो वहां के कंपनी के लोग भी चौंक जाते होंगे। तो हमें डॉक्टरों को सभी को चौकन्ना रहना चाहिए कि जो औषधियां कंपनियां दे रही है, क्या वह कंटेंट जिस बीमारी में उपयोग के लिए बताए जा रहे हैं उसके लिए उपयोगी है कि नहीं। इसलिए ये औषधियां कंटेंट्स किस तरीके से काम करते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। एमआर जो है वो 1-2 घंटे की ट्रेनिंग में ऐसे ही समझ जाते हैं और रटे हुए जवाब है हमें दे देते हैं। लेकिन हमें जागरूक रहते हुए ऐसे कंपनियों के जो भी एमआर हमें जो नॉलेज बढ़ाने के लिए हमारे कुछ बताते हैं, क्या वो सही है, इसकी जांच हमें खुद भी करनी चाहिए। और ये जो तुक्के जो है, इस बीमारी के लिए ये दवा, इस बीमारी के लिए ये दवा, ये ऐसे न चलाते हुए इसकी जो कारण परंपरा है वो हमें समझनी चाहिए। इसलिए ये कारण परंपरा अगर हम समझेंगे नहीं तो बाकी के ये तुक्का लॉजी चलाने वाले जो वैदु है, इससे हम भिन्न कैसे कह पाएंगे। हम वैद्य है, वैदु नहीं है, यह सभी लोग ध्यान में रखें और तुक्का लॉजी से बच के रहे। ये आज के इस व्याख्यान के दौरान मेरी आप सबसे विनती है। यह सब ज्ञान फार्माकोलॉजी का हम ले सके इसी आसान तरीके से, जिस तरीके से हमने ये ज्ञान लिया है वैसा ही ज्ञान हमें समाज में बांटना है, पेशेंट से भी यह शेयर करना है। ऐसी आप सबको विनती करते हुए मेरे वाणी को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज के इस व्याख्यान के लिए हमें जो व्याख्याता मिले थे डॉक्टर रेणुका मैम, धन्य मैम, इनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ ही में सभी श्रोतागण, आदरणीय डॉक्टर विजय जी भोपरे सर, वैद्य संतोष जी गटने सर, वैद्य राहुल गवड़ी सर, इन सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके बाद अब शांति मंत्र के बाद ये सेशन, आज का सेशन समाप्त होगा। शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। फिर से एक बार सभी को धन्यवाद। ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है।